बुक्स फॉरएवर में खुशामदीद नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज़, उसकी ये 39वीं एपिसोड है। और चलिए आए जल्दी से स्टार्ट करते इस नावल को बगैर किसी देर के। इनिया ने दूर से देखा मावा बरामदे के सतून से टेक लगाए किसी गहरी सोच में गुम थी। उसने गीला तौलिया ग्रिल पर फैलाया और मावा से मिलने का इरादा करती अपने कमरे की तरफ पलट गई। उसी वक्त समीना मावा को तलाश करते हुए अनैक्सी से बाहर आई थी और उसे यूँ अलग थलग बैठे देखकर उन्हें शदीद ताव आया था। ये लड़की मेरा सारा प्लान बर्बाद करके ही छोड़ेगी, उन्होंने उकता कर सोचा और नाचार उसकी तरफ आ गई। मावा घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे खुदा मालूम किस बेजार कुन सोच में मुब्तला थी। तुम यहाँ क्यों बैठी हो मावा? तुम्हें इस वक्त अंदर होना चाहिए। मावा के चेहरे पर फैली बेजारी को लिफ्ट न करवाते हुए समीना ने सर्जनिश करने वाले अंदाज में कहा था, अब क्या आप मुझे ये भी डिक्टेट करवाएंगे कि मुझे कहाँ बैठना चाहिए और कहाँ नहीं? मावा ने तड़क कर पूछा। जब तक तुम अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर लेती कम से कम तब तक तो ज़रूर। हाँ जिम्मेदारी? मावा ने जहर खन कहा। इससे बड़ा मजाक आपने शायद ही आज तक मेरे साथ किया हो। जब तुम वो सब हासिल कर लोगी जिसका जिक्र मैं करती हूँ तो मुझे इल्ज़ाम देना भी छोड़ दोगी, लेकिन फिल वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम अंदर चलो। आखिर अंदर ऐसी कौन सी आफत आ गई है जिसे देखने के लिए मेरा अंदर जाना ज़रूरी है? जलाल आया हुआ है और पिछले 1.25 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। मावा ने मज़ीद बेजारी से उन्हें देखा। जलाल को अपने घर में कोई काम नहीं? बेतुकी की बातें मत करो मावा। समीना जैसे जिची हो गई थी। पहले ही किस्मत ने मुझे कम जिच किया है जो अब तुम। ओह कम ऑन मम्मी, मैं कोई इमोशनल डायलॉग सुनना नहीं चाहती। ठीक है जैसे तुम खुश हो, समीना ने तहम्मुल से जवाब दिया, लेकिन प्लीज़ जलाल के साथ कुछ वक्त गुजारो। इससे क्या होगा? मुझे कौन सा उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश करूं? उसने फिर पत्थर तोड़ जवाब दिया था। बेशक, लेकिन उसके साथ वक्त गुजारोगी तो तुम्हें हवेली वालों के मुतालिक मालूमात मिलेगी जो बाद में तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। या अल्लाह। मावा ने अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया। ठीक है आप जाइए, मैं आती हूँ। उसका अंदाज सरासर जान छुड़ाने वाला था। समीना ने बगौर उसका अंदाज जांचा। श्योर? मावा ने इस बात में सर हिला दिया। ठीक है लेकिन ज़रा जल्दी आ जाना। समीना किसी कदर मुतमईन होकर पलट गई। मावा कुछ देर तक तो उसी बेजारी से बैठी रही, फिर उठने के लिए पर तोल ही रही थी कि इनिया ने आकर चौंका दिया। तुम कहाँ गायब हो गई थी? कोई खैर खबर ही नहीं? इनिया ने मुख्तसर लफ्ज़ों में सरबत की बीमारी का अहवाल कह सुनाया तो मावा बोझल दिल के साथ उनकी खैरियत मालूम करने लगी। तुम बताओ क्या हो रहा है? कुछ ख़ास नहीं है। अपने एडमिशन का तो मैंने तुम्हें बताया था ना, तो शायद कुछ रोज़ तक हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊँ। हॉस्टल में रहने की क्या ज़रूरत है मावा? तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है क्या? नहीं यहाँ परेशानी तो कोई नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है हॉस्टल में रहकर मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से स्टडीज़ कर सकूँगी। फिर मम्मी भी 2-1 रोज़ में वापस आयरलैंड चली जाएंगी, तो मेरा ख्याल है मेरा दिल लगना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा मैं चलती हूँ, शाम में आऊँगी तुम्हारी तरफ। मावा ने गोलमोल सा जवाब दिया और अनैक्सी की तरफ बढ़ गई। इनिया वहीं कुछ हैरान सी खड़ी उसे जाता देखती रही, क्योंकि सब कुछ रूटीन के मुताबिक था, लेकिन मावा के अंदाज में उसे कुछ मुख्तलिफ महसूस हुआ था। ये मुख्तलिफ अंसर क्या था वो समझ नहीं पा रही थी। जलाल की उससे उसकी मतभेड़ दरवाजे पर ही हो गई। वो मायूस होकर अब वापस जा रहा था। मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया। क्यों, कोई ख़ास काम था क्या? मावा ने बेहद रखाई से पूछा। जलाल चुप सा हो गया। तभी मावा को अपनी बेसाख्तगी का एहसास हुआ था। वो दरअसल इनिया के साथ बातों में वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। उसने फ़ौरन बात तो संभाली, लेकिन लहजा ऐसा ही रखा था। खैर तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? आओ बैठो, मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। अब की बार उसने दोस्ताना अंदाज में कहा था। अब क्या बताती, दरअसल इनिया से बातें करने में उसे देर नहीं हुई थी। वो तो उससे बातें करती बेध्यानी में गेट ही अबूर कर गई थी। जब वापस पलटी तो 2 घंटे गुजर चुके थे। जलाल उसके साथ कुछ वक्त ज़रूर गुजारना चाहता था, लेकिन उसे किसी ज़रूरी काम से जाना था। समीना आंटी बता रही थी आप वापस आयरलैंड जा रही हैं? जलाल ने कुछ ख्याल आने पर पूछा। हाँ मैं कुछ रोज़ के लिए जा रही हूँ। वहाँ मेरी स्टडीज़ से मुतल्लिक़ कुछ काम अधूरे पड़े हैं, उन्हें मुकम्मल करते ही वापस आ जाऊँगी। मावा ने समीना की हदायत के मुताबिक बना बनाया जवाब दिया। जलाल ने कदरे बददिली से सर इस बात में हिला दिया। मैं आपको मिस करूँगा मावा। मावा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मावा ने इस बार भी उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए उसे मुरव्वतन भी रुकने के लिए नहीं कहा, और खुदा हाफिज़ कहती उससे भी पहले अंदर चली गई। समीना बुरी तरह पेचोताब खाती उसकी मुंतज़िर थी। तुम्हें अक्ल नहीं आ सकती मावा, कभी नहीं आ सकती। अपने हमाकतों के हाथों सब बिगाड़ दोगी तुम। ऐसी ही बात है तो मेरी जगह आप हवेली क्यों नहीं चली जाती? मावा ने बुरी तरह चिढ़कर कहा था, लेकिन फ़ौरन ही वो खामोश हो गई। उसका लहजा बदतमीज़ी की हद तक नागवार था। वो सर पकड़कर सोफे पर गिर गई। चल हमें, उसने बालों में हाथ फंसाए रखे, फिर जैसे खुद पर जब्त करते हुए बोली।
जो आपने मुझसे करवाना था आप करवा रही हैं, लेकिन प्लीज़ अब बाकी के मामलात मुझे मेरे तरीके से डील कर लेने दें। आपको बाबा के कातिल का सबूत चाहिए, मैं उसे लाने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी बचा वो तड़का जो बाबा जान का हिस्सा है, तो मुझे उससे कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, लेकिन महज आपकी वजह से मैं उसकी डिमांड ज़रूर करूँगी, मगर अपने तरीके से। इस मामले में आप मुझे डिक्टेट ना करें तो अच्छा होगा, उसने तेज़ लहजे में कहा और अपने बेडरूम में घुस गई। सर पकड़कर बैठने की बारी अब समीना की थी। कमरे में आकर मावा ने खिड़की के पर्दे गिरा दिए और बेड पर गिरकर इस सारी सूरत हाल पर गौर करने लगी। उसके इर्द गिर्द नीम तारीखी फैली हुई थी और यूं महसूस होता था जैसे वो एक बंद गली में आकर खड़ी हो गई हो। वो उठ बैठी और सेलफोन पर शहरोज़ का नंबर डायल करने लगी। कई बार कोशिश के बावजूद दूसरी तरफ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उसे मज़ीद मायूसी ने घेर लिया। अब मैं ये कोशिश क्यों कर रही हूँ, अब तो कुछ भी मेरे हाथ में नहीं रहा। और शहरोज़ ने भी तो मुझसे रब्ता करने की कोशिश नहीं की। क्या मैं इतनी गहरा अहम थी उसकी ज़िंदगी में कि मामूली सी तल्ख कलामी के बाद इंसान मुँह ही मोड़ ले? उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन फिर भी जहन खाली खाली सा महसूस होता। वो और शहरोज़ हमेशा साथ साथ रहे थे, उनमें बेहतरीन दोस्ती थी। फिर दिल का रिश्ता भी एक दूसरे से जुड़ गया तो एक दूसरे की अहमियत और भी बढ़ गई। कभी ज़िंदगी में ऐसा मकाम भी आएगा कि राब्ते के बहाने तलाश करने पड़े। कम से कम मावा ने ऐसा कभी ना सोचा था। ये क्या हो रहा था और ज़िंदगी ने उसे किस मकाम पर लाकर पटक दिया था। वो हर बार इन सवालों पर गौर करती, हर बार उलझती। उस वक्त भी उसकी पेशानी पर अनगिनत सोचों का जाल बिछा था और कोई हल सुझाई ना देता था। थक हार कर उसने शहरोज़ से राब्ते की एक आखिरी कोशिश की। मुसलसल बेल बजने के बाद दूसरी तरफ से कॉल अटेंड कर ली गई थी। हेलो शहरोज़, मावा ने बेकरारी से कहा था, लेकिन दूसरी तरफ से सुनाई देने वाली आवाज़ ने जैसे उसे गुंग ही कर दिया था। वो किसी लड़की की आवाज़ थी जो इंग्लिश ज़बान में मावा का तारुफ हासिल करना चाह रही थी। मावा शहरोज़ के नंबर पर किसी लड़की की आवाज़ सुनकर जितना हैरान होती वो कम था। शहरोज़ बहुत जाहिद खुश किस्म का इंसान था। मावा उससे किसी गर्लफ्रेंड की तवक्को भी नहीं कर सकती थी। क्या मैं शहरोज़ से बात कर सकती हूँ? मावा ने उस दिलकश लबो लहजे वाली लड़की से झिझक अमेज़ लहजे में पूछा था। हाँ ज़रूर, लेकिन तुम्हें कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि शहरोज़ बाथरूम में है, उस लड़की ने शाइस्तगी से जवाब दिया था। और क्या मैं आपका तारुफ हासिल कर सकती हूँ? ओह ज़रूर, क्यों नहीं, मैं एलिस हूँ, शहरोज़ की बीवी। खनकता लहजा मोबाइल फ़ोन मावा के हाथ से छूटते हुए बचा। क्या बकवास है ये? मुश्किल उसके मुंह से निकला था। अरे ये क्या लहजा है? उस लड़की ने अचंभे से पूछा था। कौन है एलिस? मावा हज़ारों में पहचान सकती थी, ये शहरोज़ की आवाज़ थी। कोई बदतमीज़ लड़की है, उसे बात करने की भी तमीज़ नहीं है। हेलो मावा, एकदम शहरोज़ की आवाज़ उभरी थी। मावा चंद हमें बोल ही नहीं सकी। मावा ये तुम हो ना? शहरोज़ ने तस्दीक चाही, लेकिन उसका गड़बड़ाया हुआ लहजा मावा पर बहुत कुछ साबित करने को तैयार था। मावा ने लर्ज़ती उंगलियों के साथ कॉल मुनक़ता करके सेलफोन बेड पर रख दिया। उसे लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। चंद ही लम्हे गुजरे थे कि फ़ोन की पिप बजने लगी। मावा इस कदर खाली और ज़हनी का शिकार थी कि उससे फ़ोन की तरफ मतवज्जे भी नहीं हुआ गया। लेकिन कितनी देर तक वो ये लातल्की बरत सकती थी? हेलो मावा, प्लीज़ यार मुझे गलत मत समझना, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। बिलीव मी, मेरे लिए तुमसे ज़्यादा कोई अहम नहीं है, लेकिन एलिस मैं तुम्हें बता देता। उसका गैर मतवाज़न वजाहती लहजा झूठ मुजस्सम नहीं होता, उसका एहसास होता है जो लहजों में आया होकर किसी दूसरे इंसान की हस्ती बिगाड़ देता है। तुम क्या बता देते शहरोज़? मावा ने बेहिस लहजे में पूछा। यही कि मैं एलिस से शादी कर चुका हूँ। मैं मजबूर हो गया था मावा, तुम्हें समझना चाहिए, मैं बहुत मजबूर हो गया था। मावा पूछ ना सकी कि उसकी क्या मजबूरियाँ थी। बस जहन की चौखट पर खट से एक ख्याल आन गिरा था कि उसने भी तो जलाल से निकाह का फ़ैसला किसी मजबूरी के तहत ही किया था। एक फ़ैसला अगर शहरोज़ ने भी कर लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? आन के आन में वो बेदम सी हो गई थी, लेकिन साथ ही वो ये भी समझ गई कि ये तकदीर का एक और कारीवार है जो समीना की रज़ा पूरी करवाने के लिए उसकी ज़ात पर हुआ था। अब कोई हेला, कोई बहाना काम ना आता। वो थके थके अंदाज में उठी और अपना सामान पैक करने लगी। चंद रोज़ बाद भी तो मुझे हवेली जाना है, तो अभी क्यों नहीं? अगले रोज़ समीना के इस्तफसार पर मावा ने संजीदगी से जवाब दिया था। आपकी तो यही मर्ज़ी है ना मम्मी कि मैं हवेली जाऊं? तो बस ठीक है, मैं जा रही हूं। आप गाड़ी और ड्राइवर का बंदोबस्त कर दें, बाकी काम मेरा है। मुझे शाम के पल में तो हाथ डालना ही है। चंद रोज़ बाद डालूँ या चंद रोज़ पहले, इससे फ़र्क भी क्या पड़ता है? उसने संजीदगी को किसी कदर लातल्की से जवाब दिया। उसके मिजाज में ये अजीब सा रूखापन कुछ रोज़ से दर आया था। अच्छा था कि तुम मेरी प्लानिंग के हिसाब से चलती, समीना ने भी संजीदगी से कहा था। सब कुछ आपकी प्लानिंग के हिसाब से ही तो हो रहा है, मावा ने पत्थर छोड़े थे। फिर भी प्लीज़ मम्मी, उसने चिढ़कर कहा था। मैं इस सारी सूरत हाल से तंग आ चुकी हूँ। वाकई जब चंद रोज़ बाद हवेली जाना है तो अभी क्यों नहीं? और आखिर इन चंद रोज़ में जलाल से हवेली वालों के मुतालिक मालूमात हासिल करके मैं कर भी क्या लूँगी? तुम अभी ना समझो जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
ना समझ? मावा ने जहरखंद मुस्कुराहट उछाली। आप अपनी इसी ना समझ बेटी को जन्नत बीबी का मुंह तोड़ने भेज रही हैं, या याद रहे तुम किस कदर ज़िद्दी और बदतमीज़ हो गई हो मावा, समीना ने जैसे सदमे की कैफियत में कहा था। मावा एक बार फिर हंसी। काश मैं ज़िद्दी होती। हैरत है आपको अभी भी ये बात समझ में नहीं आ रही कि मैं ज़िद्दी होती तो आपकी परवाह ही नहीं करती। और जहाँ तक बदतमीज़ी की बात है तो माफ़ कीजिएगा, इस तरह की ज़हनी हालत के साथ मैं किसी तमीज़ का मुजाहरा नहीं कर सकती, मावा ने साफ गोई से कहा। समीना उसके चेहरे की तरफ देखे गई। ये उनकी मावा तो नहीं थी, इतनी ज़िद्दी, इतनी हर धर्म, लेकिन अगले ही पल वो उन्हें हक बजानिब लगी। एक इंसान को किसी बहुत ही नामसाहिब सूरत हाल का सामना करने के लिए तनहा छोड़ दिया जाए तो वह शायद उससे भी ज़्यादा बुरी तरह रद्द अमल ज़ाहिर करे। मुझे शहरोज़ का फ़ोन आया था, तुम उसकी कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही? समीना ने बात टालते हुए पूछा। मावा लाजा भर के लिए ठटकी, फिर उसने समीना का सवाल ही नज़रअंदाज करने की ठान ली। मुझे आपसे एक बात करनी है, उसने चंद लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद कहा। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे आपकी बातों का एतबार नहीं है, यकीनन जन्नत बीबी ने आप पर बहुत मज़ालिम ढाए होंगे, लेकिन बाबा जान के कत्ल में उस औरत का हाथ है, या वो इतनी जालिम हो सकती है, मेरा दिल इन बातों पर एतबार नहीं कर रहा। सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए मैं हवेली जा रही हूँ, लेकिन अगर आपकी बातें झूठ साबित हुई तो आप हमेशा के लिए मुझे खो देंगी मम्मी, एंड दैट्स आ प्रॉमिस, उसने हतमी लहजे में कहा था। तुम्हें लगता है मैंने तुमसे झूठ बोला है? समीना ने सदमे की कैफियत में पूछा। मैंने ये हरगिज़ नहीं कहा, मावा ने तेज़ी से कहा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, मेरे दिल को एतबार नहीं आ रहा। एक ही बात है, समीना ने सरत से उसकी बात के ताकी, और ये मेरे लिए बेहद दुख की बात है। इमोशनल ना हो मम्मी, आपके मुतालबात ने मुझे अब तक दुखी किया हुआ, लेकिन मैंने तो इस तरह की जज्बातियत का मुजाहरा नहीं किया, उसने चिढ़कर कहा और नैपकिन टेबल पर फेंक कर उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसके दिल में बहुत से सवालात थे, बहुत से शकूक व शुबहात थे, लेकिन कोई चीज़ थी जो इन तमाम बातों का इजहार उसे समीना के सामने करने से रोक रही थी। वो समीना को उलझा हुआ छोड़कर अपने कमरे में आ गई। समीना को मावा की बातों ने बेहद दुख पहुंचाया था। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था मावा उन पर शक कर सकती है। अब इस शक के मदावे का एक ही हल उन्हें नज़र आ रहा था। वो फिल गौर उठी और अपने पोर्शन से बाहर आ गई। शाम ढल रही थी और नीलाहटे खुले आसमान पर अपने आशियानियों की तरफ लौटते परिंदों की कतारें गुजर रही थी। सरवत की तरफ जाते हुए कुछ पल के लिए समीना दोहरे ख्यालात का शिकार हुई थी। कहीं मावा की बातें दुरुस्त तो नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपना इंतकाम पूरा करने के लिए अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेल रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं ये सब कुछ महज रजब की रूह को सुकून पहुँचाने के लिए कर रही हूँ। जन्नत बीबी को सज़ा दिलवाना महज मेरा ही ख्वाब नहीं है, रजब भी इससे खुश होंगे। हर बार की तरह इस बार भी समीना ने खुद को मुतमईन कर लिया था। यूँ भी वो इंतकाम के मुफरे हुए समंदर में इतना गहरा उतर चुकी थी कि कभी कभार सर उठाने वाले उन ख्यालात को रद्द कर देना कुछ ऐसा मुश्किल भी ना था। लाउंज में ही उनकी मुलाकात इनिया से हो गई। वो टीवी देख रही थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, आप दरवाजे में क्यों खड़ी हैं? इनिया ने खुश इखलाकी से कहा था। अंदर आइए ना। नहीं बेटे, अंदर आने का तो टाइम नहीं है, मैं सिर्फ आपकी मम्मी की खैरियत मालूम करना चाह रही थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, लेकिन वीकनेस की वजह से डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है। शायद नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट मंथ वापस आ जाएं। इनिया ने तफसील से जवाब दिया। इनिया, क्या मुझे सरवत का कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? श्योर आंटी, वेट अ मिनट। इनिया ने टेलीफोन के करीब पड़ी डायरी से कागज़ का पुर्जा फाड़ा और नंबर लिखकर समीना की तरफ बढ़ा दिया। समीना ने शुक्रिया कहकर चिट पकड़ ली। नंबर को ज़हन नशीन करते हुए उनका दिमाग कहीं बातें सोच रहा था। लो बात करो। मावा अपने गीले चेहरे को तौलिए से थपक रही थी जब समीना ने सेलफोन उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा था। मावा ने एक नज़र सेलफोन पर डालकर समीना को देखा। उसकी आंखों में उलझन भरा इस्तेफाम था। अगले पल उसने समीना के साथ से सेलफोन लेकर कॉल डिस्कनेक्ट किया और फ़ोन लापरवाही से बेड पर उछाल दिया। अगली बार शहरोज़ का फ़ोन आए तो कह दीजिएगा, मैं उसे खुद कॉल कर लूँगी। अभी मेरा बात करने का मूड नहीं है। तुम पागल तो नहीं होगी हो मावा? समीना ने चिढ़कर कहा। इसमें पागलपन की क्या बात है? मावा ने लापरवाही से कहा। मूड नहीं है तो नहीं है, अब क्या इस मामले में भी आपकी ज़बरदस्ती मानना पड़ेगी? मैं नहीं समझ पा रही कि आखिर तुम शहरोज़ से बात क्यों नहीं कर रही? समीना के लहजे में उलझन थी। क्योंकि अगर मैं उससे बात करूँगी तो उससे झूठ बोलना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। क्या आप चाहती हैं मैं उसे सब कुछ बता दूँ? मावा ने बात घुमाते हुए कहा था। समीना खामोश सी होगी, बात तो दुरुस्त कह रही थी वो। ठीक है, शहरोज़ से बात मत करो, लेकिन तुम्हें देखना तो चाहिए था फ़ोन पर दूसरी तरफ कौन था? कौन था? मावा ठटकी। सरवत। मैं सरवत से तुम्हारी बात करवाना चाह रही थी, समीना ने तहम्मुल से जवाब दिया। सरवत आंटी से? मावा हैरान हुई। लेकिन क्यों? ताकि जन्नत बीबी के बारे में कुछ हक़ाइक़ वो भी तुम्हें बता सके। तुम्हें अपनी माँ की बातों पर तो एतबार नहीं आ रहा, मुमकिन है सरवत की बातों पर आ जाए, समीना ने कहा तो मावा का दिमाग भग से उड़ गया। मम्मी, आप मुझे मेंटली कितना टॉर्चर करना चाहती हैं? चंद मिनट बाद उसने सदमे की कैफियत में कहा था।
एक बात आपसे शेयर करने का मतलब ये तो हरगिज़ नहीं था कि गवाहियाँ लाना शुरू कर दें। क्या हो गया है आपको मम्मी? क्यों इतना ड्रामा क्रिएट कर रही हैं? एक नॉर्मल इंसान होते हुए अब नॉर्मल बिहेव क्यों करना शुरू कर दिया आपने? मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है तुम अब नॉर्मल हो जिसमें कोई एहसास ही बाकी नहीं है। समीना ने उससे ज़्यादा तड़क कर कहा। तुम्हारी जगह कोई और होता तो एक मिनट ना लगाता अपने बाप के कातिल को सज़ा दिलवाने में, और एक तुम हो जिसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क ना पड़ता तो आपकी बात मानकर जलाल से निकाह की हामी ना भरती, मावा ने जलकर कहा। आप ही की बात मानकर मैं हवेली जा रही हूँ, इसके अलावा आप मुझसे क्या चाहती है मैं समझ नहीं पा रही। मैं चाहती हूँ तुम मेरी बातों पर एतबार करो, महज ज़बान से ही नहीं बल्कि दिल से भी, समीना ने इस बार लजाजत से कहा था। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मावा ने उकता कर कहा। मैं हवेली जा तो रही हूँ ना। वकील को जब तक अपने क्लाइंट की सदाकत का एतबार ना आ जाए वो अच्छा मुकदमा नहीं लड़ सकता। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम एक बार सरवत से बात कर लो, जहाँ मुझ पर इतने एहसान कर रही हो वहाँ एक और सही, समीना ने अजीब से अंदाज में कहा और कमरे से बाहर निकल गई। मावा ने समीना को कमरे से बाहर जाते देखा, फिर गहरी सांस भरकर सेलफोन को देखा। अब उसके पास और कोई चारा नहीं था कि वो फ़ोन उठाती और बररज़ाओ रग़बत सरबत से बात करती। बस सूरत दीगर उसकी माँ का तासुर ख़राब होने का खदशा था और समीना से नाराज़गी के बावजूद वो ऐसा हरगिज़ ना चाहती थी। मावा ने बददिली से फ़ोन मिलाया। वो समझ ना सकी सरवत ने सरवत को अपनी ज़िंदगी के राज़ों में शरीक करने के लिए किस तरह आमादा किया होगा, लेकिन सरवत के पास जन्नत बीबी के खिलाफ एक तवील पर्दे जुर्म थे, जिसे सुनकर मावा के दिल में उस औरत के लिए नापसंदीदगी बढ़ती थी। उसे जन्नत बीबी की फितरत पर ताज्जुब हुआ था और समीना की तरफ से मिले हुए जज्बा इंतकाम में किसी कदर इजाफा हुआ था। फ़ोन रखकर वो खिड़की के पास आ गई। सामने आसमान था। मावा की पुरसोच निगाहें उस आसमान को खोजने लगी। अपनी माँ के मजबूर करने पर उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी बाजी चली थी। उसने हकीकतन अपना सब कुछ दाव पर लगा दिया था। बाज़ औक़ात हम ज़िंदगी के हर छोटे बड़े वाक़ये को दूसरों के खाते में डाल देते हैं और कभी अच्छी कभी बुरी बात का ज़िम्मेदार तकदीर को ठहराया जाता है। मावा समझ चुकी थी उसके साथ जो भी हो रहा था या जो वो करने जा रही थी वो उसकी तकदीर का लिखा था, और इंसान कितने भी हाथ पैर मार ले तकदीर से मुनहरिफ नहीं हो सकता। चनाचे मावा ने खुद को तकदीर के हाथों में दे दिया था। अब देखना यह था कि तकदीर उसे कहाँ ले जाती है। आसमान के किनारों पर तारीकी फैल रही थी। दिन का उजाला तारीकी में मदगम होने लगा था। टेलीफोन की घंटी सारे घर में गूंज रही थी। इनिया को फ़ोन रिसीव करने के लिए भागते हुए आना पड़ा था। तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतरने से उसकी सांस भी फूल गई थी। हेलो, फिज़ान बात कर रहा हूँ। इनिया का दिल पूरी कुव्वत से सिकुड़ कर फैला, लेकिन फौरी तौर पर वो कुछ बोल नहीं सकी। फिज़ान ने चंद सेकंड इंतज़ार किया था। डैडी तो घर पर नहीं है, आप उनके सेल पर कांटेक्ट कर लें, माँ उसने सरह से कहा था। मैं जानता हूँ दानियाल भाई इस वक्त घर पर नहीं होते और उनका सेल नंबर भी है मेरे पास, फिज़ान ने तदब्बुर से कहा था। तो फिर बोल जी, मैं तुमसे बात करना चाह रहा था। जी कहिए, मैं सुन रही हूँ, इनिया ने तवक्कुफ़ के बाद कहा था। मैं दरअसल यहाँ आते हुए भी तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन बस उस वक्त मेरी ज़हनी हालत इतनी अजीब हो रही थी, फिज़ान ने खसियाहट भरे अंदाज में कहा, कि मैं खुद को कुछ भी कहने पर आमादा ही नहीं कर सका। मैं दरअसल बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन वो बात ही ऐसी थी इनिया कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर सका। गो कि मैं जानता हूँ तुमने वो तमाम बातें मावा की अहमकाना बातों में आकर की होंगी, इसलिए मुझे अपने इक़दाम पर ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। इनिया ने हमतन गोश होकर उसकी बात सुनी। जुमला मुकम्मल होते ही गहरी सांस भरकर बोली, आप शर्मिंदा ना हो, आपकी जगह कोई भी दूसरा इंसान होता वो इसी तरह रिएक्ट करता। इनिया का मतवाज़न लहजा फिज़ान को चुप करवा गया था। तो क्या मैं समझूँ तुम मुझसे खफा नहीं हो? चंद मिनट बाद उन्होंने पूछा। इनिया किसी कदर तल्खी से हंसती। नहीं हूँ, और अगर होती भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता था? तुम्हारी नाराज़ी से मुझे फ़र्क पड़ता है इनिया, दोस्तों की नाराज़ी से सबको फ़र्क पड़ता है। फिर अपनी इस हरकत के लिए मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा हूँ, फिज़ान ने तेज़ी से कहा था। आप गिल्टी ना हो, मैं नाराज़ नहीं हूँ, आपने जो किया वो ठीक था, क्योंकि उस वक्त आप हक बजानिब थे। मुझे वाकई इस तरह की बात करने का कोई हक नहीं था। अपने जज्बे मुझे खुद तक महदूद रखने चाहिए थे। मुझे क्या ज़रूरत थी कि आपको शरीक करती? उसका लहजा तल्ख नहीं, लेकिन दो टोक ज़रूर था। फिज़ान से इस सिलसिले में मज़ीद कुछ कहा ना गया। वो इनिया से इस तरह के रवैये की तवक्को हरगिज़ नहीं कर रहे थे। अच्छा, तो क्या मैं समझूँ तुम वाकई खफा नहीं हो? चंद मिनट बाद उन्होंने दोबारा पूछा। इस बार इनिया खुशदिली से हंस दी। बार बार ऐसा पूछकर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। दोस्ती तक ठीक है, लेकिन अब इतनी भी अहम नहीं हूँ मैं कि आप मेरी नाराज़गी की इतनी परवाह करें। क्या मैं दोबारा फ़ोन कर सकता हूँ? फिज़ान ने बेसाख्ता पूछा। ज़रूर, लेकिन किस लिए? बोल जी, अपने दिल को ये यकीन दिलाने के लिए कि तुम मुझसे सचमुच खफा नहीं हो और महज फॉर्मेलिटी नहीं निभा रहे। ठीक है, आपका जब दिल चाहे मुझे फ़ोन कर लें। मज़ीद चंद इधर उधर की बातों के बाद इनिया ने फ़ोन बंद कर दिया और फ़ोन सेट को देखती रही। उसका दिल अजीब सा हो रहा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि फिज़ान की कॉल ने उसे खुशी पहुँचाई है या नहीं। तो ये थी आज की एपिसोड। होपफुली कि आप लोगों को
ये एपिसोड पसंद आई होगी। पता नहीं आगे क्या होना है। वैसे पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये बहुत बोरिंग सा नावल है। इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इतना वो तड़का नहीं है कि जैसे नॉवेल्स में होता है। शुरू में ये नावल बहुत पीक पर लगा मुझे जब वो फ़नी फ़नी उसमें होता था, उसके फ्रेंड जलाल के दोस्त, फिर हिनिया के भाई का वो जो डायलॉग, लेकिन ये महज थोड़ा सा तड़का डालने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अब चूँकि मैं इस नावल को स्टार्ट कर चुकी हूँ और बहुत सारे लोग इसको सुन भी रहे हैं, तो मेरा इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को समझाऊँ। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसको पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा और मैं इंजॉय भी नहीं कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को शायद इत्तेफाक भी हो और मैं अब कर चुकी हूँ, तो मुझे इसको कंप्लीट करना ही पड़ रहा है। तो समटाइम्स मेरी भी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर चुकी होती हूँ, तो मुझे होता है कि यार अब मैं इसको दरम्यान में छोड़ भी नहीं सकती। तो शायद यही वजह है कि मैं इसको जल्दी कंप्लीट भी नहीं कर पा रही हूँ और आप लोगों को दे भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट ही फील नहीं होता। तो फिर मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।